कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिल्ली गाय लवेश। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड अगर हम फॉरेन जाते हैं ना तो हमारा सबसे पहला वही कंसर्न होता है कि भैया हमको पैसा कितना मिलेगा, हम कितना अर्न कर पाएंगे मंथली। तो आज जो अर्निंग है ना उसी के बारे में आपसे बात करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। एंड मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ओसाका एंड टोक्यो के अंदर आप एक क्या एवरेज सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड क्या हमारे एक लिविंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं किस टाइप के, तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। बिकॉज हम जापान में रह रहे हैं ना, तो हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सैलरी मिली और हो गया हमारा काम, हम अपना स्पेंड कर लें। हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, शिमिनजे यानी हमारा जो हमें यहाँ पे जापान में स्टे करने का टैक्स है वो देना होता है। तो वो क्या होता है और किस चीज़ पे वेरी करता है। तो आइए चलिए इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे क्या हमारी एक्चुअल एक्सपेंसेस रहते हैं एंड क्या हमें इन हैंड मिल सकता है। तो आज मैं उसके बारे में आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। एंड जब तक वीडियो स्टार्ट हो रही है जल्दी से जाके ना वो सब्सक्राइब का बटन जो है ना उसको दबा दीजिए, जिससे आपको अगर मैं नई वीडियो आगे बाद में पोस्ट करूँगा ना तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए कि भैया नई वीडियो आ चुकी है, जिससे आप वॉच कर सकें। तो जल्दी से आप जाके उसको करिए इतने सब्सक्राइब। एंड हम इतने स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए चलिए चलते हैं। तो यार आज हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होती है एक्चुअल एवरेज सैलरी जापान के अंदर। तो जनरली जो हमें एवरेज सैलरी मिलती है ना जापान के अंदर, वो जनरली मिलती है हमें 20 मान से लेके 25 मान, जो एक हम एवरेज सैलरी मानते हैं। एंड उसके अंदर हमारे अलग अलग टाइप के ना डिडक्शंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें पे करनी होती हैं, जिसके अंदर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस आता है, पेंशन आता है। एंड ये पार्ट जो है ना हमारे जो है बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है। तो 20 मान का जो मतलब होता है वो होता है आपका 2 लाख। तो यानी आपको 2 लाख येन से 2.5 लाख येन के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है वो एक एवरेज सैलरी मानी जाती है जापान के अंदर। एंड ये सैलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंड लोग पे करते हैं। जो कंपनीज जनरली आपको इसी के नियर अराउंड पे करती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो उसके अंदर भी पे करती है। तो वो कंपनीज जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज बेकार है या वो पे नहीं करना चाहती। अरे तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज आपको पे करना नहीं चाहती। एक्चुअल बात ये होती है कि कंपनीज आपको पे करना चाहती हैं, बट कंपनीज का जो बजट है ना वो कम होता है। तो वो डिपेंड भी करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। तो अगर आप नारा जैसे एरिया में रह रहे हैं या आप कोबे साइड में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको 20 मान जो होती है एक सफिशिएंट सैलरी होती है। द रीज़न इज़ अगर वहाँ पे अगर आप रेंट लेते हैं रूम का तो वो होता है ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 येन के अंदर आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। एंड 10,000 ऊपर के एडिशनल यूटिलिटीज़ लगा लीजिए तो आपका ऑलमोस्ट हो गया 60,000। ये आपका जो होता है आपकी सैलरी में से आपका डिडक्ट होएगा 60,000। उसके अलावा आपके जो होते हैं आपका ऑलमोस्ट होता है 30 से 40,000 का आप एक एवरेज खाना का जो मैं एक मान के चलता हूँ, वो जनरली आपका 30 से 40,000 आपके लग जाएंगे। तो आपकी जो 2 लाख सैलरी होगी तो उसमें से आपका ऑलमोस्ट 30,000 येन आपके जो होते हैं 30 to 35,000 येन, वो आपका फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट होएगा। जिसके अंदर आपका एक पेंशन होता है, एक आपका होता है होकेंशो यानी कि आपका पेंशन नेनकिन जिसे बोलते हैं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं होकेंशो। ये 2 पार्ट जो मेन पार्ट हैं ये आपके कटते हैं, प्लस आपका टैक्स आपका कटता है। तो 3 चीज़ें जो होते हैं आपके 3 मेन पार्ट होते हैं और जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट 30 to 35,000 येन होता है, फिक्स होता है।
तो अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपका ये एक अमाउंट मान के चलिएगा कि आपका डिडक्ट होना ही है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपकी सैलरी जो है 22 मान है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 18 से 19 मान जो है, यानी कि 1,80,000 येन से 1,90,000 येन तक आपको हाथ में मिलेगा, अगर आपकी 22 मान या 21 मान सैलरी होती है तो उस केस में। अगर आपकी यानी 20 मान सैलरी होगी, यानी कि 2 लाख येन सैलरी होती है, तो उस केस में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी आपकी लगभग 16 से 17 मान के आप चल सकते हैं, यानी उसके बीच का एक फिगर होता है जो कि आपको मिलता है मंथली। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका ओसाका के अंदर आपको, या ओसाका, नारा, कोबे अगर इस साइड में जाते हैं तो आपको ये सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। तो यार ये तो थी हमारी ओसाका के अंदर सैलरी, जहाँ पे हमें 20 मान से 25 मान हमें देखने को मिली, एंड ये हो गई हमारी एवरेज सैलरी। तो क्या होती है हमारी टोक्यो के अंदर एक एवरेज सैलरी? तो टोक्यो के अंदर जो आपको एक एवरेज सैलरी मिलती है ना, वो आपकी होती है 25 से 27 मान, या आप मान सकते हैं कि 24 मान से 27 मान के बीच में, यानी कि 2,40,000 येन से 2,70,000 येन के बीच में, ये आपकी जो है एक एवरेज सैलरी होती है। अब इसके अंदर जो है ना, आपकी मेन जो चीज़ें आती हैं वो आपका जो पेंशन वाला पार्ट है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट है, टैक्स वाला पार्ट है, वो सेम ही रहता है। 30 to 35,000 आपका वो डिडक्ट होगा ही होगा। एंड पेंशन आपको जो है ना, जापान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पे करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जापान के अंदर। अगर आप जापान में रह रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो एक पेंशन जो है आपको ज़रूरी है पे करनी है। एंड एक टाइम के बाद आप 3 या 5 साल के बाद आप उसको विड्रॉ भी करा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करा सकते। तो वो आपकी पेंशन टू पेंशन डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी पेंशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो वो एक आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी आपको पेंशन पे करनी है, आपकी यानी कंपनी कौन सी पेंशन पे कर रही है। तो एक बार आप उस चीज़ के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस, मैं जो मानता हूँ ना, जापान के अंदर जो मेन पार्ट एक जाता है हमारे सैलरी का, वो जाता है हमारे रूम रेंट के अंदर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पर्सनल रूम लेते हैं ना जापान में, यानी टोक्यो के अंदर, तो वो हमारा 70,000 से लेके 80,000 तक हमारा जो है एक रूम रेंट हमें देना होता है। एंड एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये मैंने अगर बोला है कि एवरेज सैलरी आपकी 24 मान होती है, 25 मान होती है, तो इट डजंट मीन कि उससे नीचे नहीं मिलती, उससे नीचे भी मिलती हैं। एंड कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ऊपर सैलरी भी मिलती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे और आपके एक्सपीरियंस पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी सैलरी डिटरमाइन करते हैं। तो उस चीज़ का आप थोड़ा एक ध्यान रखिएगा कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपका इतना सैलरी अगर आपकी होगी ना, तो आपका एक अमाउंट जो आपका फिक्स जो आपका डिडक्ट होने वाला है, वो ये अमाउंट होता है 35,000 का। इसके साथ आपका जो है, उसके बाद फिर आपके एडिशनल बाकी के एक्सपेंसेस आते हैं। तो वो एक्सपेंसेस भी आपको मंथली आपको पे करने होते हैं। तो जिसके अंदर आपका आता है, सबसे पहला वो आता है आपका रूम रेंट, जो आपका ऑलमोस्ट आपको 70,000 से 80,000 येन आपको पे करना पड़ेगा टोक्यो में अगर आप रह रहे हैं तो। एंड यूटिलिटीज़ मान के चलिए 10,000 की यूटिलिटीज़ हो गई, तो कितने आपके हो गए, ऑलमोस्ट आपके 80 to 90,000 येन आपका जो है आपका हो जाता है। और उसके बाद फिर आपका ग्रॉसरी का जो मैंने आपको बताया कि 30,000 to 40,000 वेरी करता है, आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, लाइफ से कर रहे हैं, ग्योमू सूपा से कर रहे हैं, माई बास्केट से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बिकॉज हर एक जगह के अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक बात करी है कि भाई हमारे जो हैं एक्सपेंसेस में, सैलरी में से भाई 35,000 हमारे कट जाते हैं।
हमारे होके इंश्योर के, पेंशन के, टैक्स के, हमारा रेंट चला जाता है, 30 से 40 हज़ार हमारे ग्रॉसरी में चला जाता है। तो इसके अलावा हमें और क्या खर्चे होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? तो जो हमारा एक और खर्चा होता है ना, जो पूरे ईयरली हमारा एक कैलकुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं शिमिन्से, जो कि आपका ईयरली टैक्स होता है आपको जापान के अंदर स्टे करने का देने का। तो वो ना आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, आपकी जितनी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो वो सबके लिए जो है डिपेंड करता है। और एक चीज़ जो है ना आपकी जो फिक्स रहती है कि आप मान के चलिए कि आपका ऑलमोस्ट 80,000 आप जो है ना 80,000 टू 1 लाख आपका जो टैक्स है वो जाता है शिमिन्से में आपका पूरे साल के अंदर, जो कि आपको पे करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बारी में सारा पे करना होता है। आपको जब यहाँ की गवर्नमेंट से आपको जब भी आपको लेटर आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पे करना होगा, वो आपको मंथली आपका एक EMI बना के देंगी। तो वो आप चाहें तो आप अपने एंड से खुद से पे कर सकते हैं, मंथली जाके कंपनी में आप पे कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी में भी बोल सकते हैं कि भाई आप मेरा जो टैक्स है आप प्लीज़ पे कर दीजिए, जो कि आपको एडिशनली आपको जाके पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी सैलरी में ऑलरेडी वो डिडक्ट होके आएगा। तो ये एक जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे एक पूरे ईयरली के अगर होता है जो होता है हमें पे करना होता है। तो यार अब हमने बात कर ली, हमने टैक्स पे करने की, हमने बात कर ली है कि भैया हमारा रेंट इतना हो गया, ग्रॉसरी इतना हो गया। तो भाई सेविंग्स की भी अब ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या हम एक सेविंग कर सकते हैं। तो यार देखो, अगर हम मंथली जब हम कैलकुलेट करते हैं ना हमारा एक्सपेंसेस, तो उसके अंदर हम जो एक कैलकुलेट करता हूँ, मैं जो एक कैलकुलेट करके चलता हूँ वो चलता हूँ अपना मंथली बिल, रेंटल बिल जो कि हमें घर का देना होता है मुझे रेंट, वो सेकंड चीज़ जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो अपना करता हूँ मैं ग्रॉसरी का, कि भाई मेरा 30 to 40,000 मेरे को ग्रॉसरी का पे करना होता है। जो एक और एडिशनल जो मैं साथ में लेके चलता हूँ ना वो होता है मेरा मोबाइल का बिल, बिकॉज़ अगर जापान में रह रहे हैं तो बेसिकली यार हमें एक इंटरनेट, एक फ़ोन की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जो पुराने अपने फ़ोन लेके आते हैं, जैसे अगर हम सैमसंग के लेके आते हैं या ओप्पो के अगर हम फ़ोन लेके आए या वीवो के, तो उनके अंदर एक हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। जो मैंने एक मिस्टेक करी थी कि भाई हमारी जो सिम है ना वो चल सकती है। तीसरा एक और जो कंपनी है वो है आईफोन, जो कि आप अपने पुराने आईफोन यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में ही फ़ोन परचेज़ नहीं करना चाहते, तो आपको एक एटलीस्ट सिम का देना होता है। तो भाई मैं एक फ़ोन का भी एक पार्ट है जो कि ऐड ऑन करके चलता हूँ, जो आप एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि भाई 10,000 का आपका एक ऑलमोस्ट एक मान के चलिए, अगर आपने फ़ोन भी साथ में परचेज़ करा हुआ है तो भाई आपका हो गया ऑलमोस्ट आपका भाई, अगर आपका 80,000 आपका रेंट हो गया, 30 to 40,000 अगर आपका ग्रॉसरी का हो गया, तो भाई आपका हो गया 120 और प्लस 10 आपका 130 हो गया। तो आपका ये हो गया आपका मंथली। अगर आपकी यहाँ पे सैलरी होती है, अगर आपकी 25 मान हम एक एवरेज एक लेके चले तो भाई उस 25 मान में से आपका भाई 35 मान यानी कि 35,000 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बचता है? ऑलमोस्ट 22 मान या 23 मान के 22-21 मान के चलिए। तो 22-21 मान में से भाई आपका 1,30,000 येन तो आपका सीधा आपका चला गया। आपके पास जो बचता है ना वो बचता है ऑलमोस्ट 90 to 95,000 येन। अब उस 95,000 येन को उसमें से भी आप एक 10,000 to 20,000 और आप अपना रख लीजिए कि भाई आप इधर उधर ट्रैवल करने चले गए या आप डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपका एक होता है, एक पार्ट होता है जो आपको स्पेंड करना होता है। तो कुछ कंपनीज़ में होता है कि भाई उन्हें कोत्सुई जो हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वो उन्हें मिल जाती है, कई कंपनीज़ में नहीं मिलती भाई। तो वो एक आपका एक पार्ट है कि भाई वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी आपको दे रही है या नहीं दे रही है। तो वो एक चीज़ है। इसी के साथ एक चीज़ और हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपको आपका जो घर का रेंट है ना, तो उसमें आपको हाफ रेंट भी कई बार आपको या कुछ पार्ट आपको पे करती है कंपनीज़, जिसको हम शताकू बोलते हैं जापानीज़ में। तो वो एक पार्ट है जो आपका पे होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मंथली सेविंग्स में आपका डिफरेंस लेके आ सकती है। तो आप ऑलमोस्ट 60,000 डे की मान के चल सकते हैं, जो कि आपके हो गए ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये। तो 30 से 40 हज़ार रुपये की जो है ना हमारी मंथली सेविंग हो सकती है अगर हम जापान में रह रहे हैं तो। बट येस हाँ, उस केस में बस तभी ये हो सकता है जब आप एक अपना जो है एस्टिमेशन सही से लेके चलें। आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी सेविंग्स ना भी हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी सेविंग्स हो। तो ये जो है ना कुछ चीज़ें आपके वेरी करती हैं आपके एक्सपेंडिचर पे कि आपका किस टाइप का आपका एक एक्सपेंडिचर आपका रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी सैलरी की सेविंग्स में आपका डिपेंड करते हैं, आप क्या सेव कर सकते हैं। तो यार देखो यही होता है बाहर रहने पे। जापान में अगर आप रह रहे हो ना तो आप एक
एवरेज सैलरी में और एक आप एवरेज INR में आप 40,000 सेव करते हैं मंथली। तो ये है आपकी एग्जैक्ट सेविंग जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मंथली करते हैं। अब आपकी ये जो सेविंग है ना, ये आपकी डिपेंड करती है, बिकॉज जापान की जब सैलरी आती है तो आपको ईयरली कहीं कहीं कंपनीज़ में आपको बोनस होते हैं। तो कहीं किसी कंपनीज़ में 1 साल में 1 बार बोनस होता है, कहीं पे 2 बार। तो ये बोनस भी ना आपकी परफॉर्मेंस पे वेरी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। तो इंडिया के अंदर शायद से ये चीज़ें बोनस वाला जो है हमारा बहुत कम रहता है, बट हाँ जापान के अंदर तो है भाई, ये आपको जनरली मिल जाएगा भाई। आपकी जो बोनस पार्ट जो है ना वो आपका रहेगा। तो ये एक पार्ट है जो आप कह सकते हैं कि भाई हाँ हमें एक और मिलता है। तो वो आपकी जो है ओवरऑल आपकी सेविंग पे आपका डिपेंड करता है कि भाई आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो वो कई बार होता है कि आपका भाई सैलरी एक मंथ की एक पूरी सैलरी आपको मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है मंथ की आधी सैलरी या आपका कुछ % मिल जाता है आपकी सैलरी का। तो वो आपका देखो वेरी करता है और उस पर आपको ना टैक्स नहीं देना होता। सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है, तो वो विदाउट टैक्स होती है। तो बस एक ये चीज़ होती है। तो यार दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आज के बारे में यही मैं आपसे डिस्कस करने आया था कि भाई मंथली हम सेविंग क्या कर सकते हैं, क्या हम एक एक्सपेंसेस हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम एक एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज भाई बाहर आने पे मैं जब खुद बाहर आया था और जब जॉब करने का तो भाई मैं खुद यही सोचता था कि भाई एवरेज सैलरी क्या होगी, क्या मैं बचा सकता हूँ। तो ये जो सैलरीज़ है ना, ये आपकी प्लेसेस और आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं एंड आपके एक्सपीरियंस पे। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सैलरी ऊपर भी कर सकते हैं एंड हाँ कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपीरियंस लेके आते हैं बट वो जापान के अंदर वैलिड नहीं होते हैं, आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करा जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी आपके एक्सपीरियंस पे या आपकी सैलरी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो किसी की अगर सैलरी ज़्यादा हो या किसी की कम हो तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई उसने कुछ ज़्यादा कर रखा है या हाँ भाई उसके पास कुछ कम है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि भाई किसी के पास नॉलेज या स्किल्स होने के बाद भी उसको सैलरी कम मिल रही होती है, बिकॉज उसकी फील्ड जापान के अंदर उस फील्ड के अंदर ही उतनी सैलरी स्टार्टिंग मिलती है। बिकॉज आपको यहाँ पे एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करेंगे जनरली। अगर आप IT या किसी और मेजरली अगर आप IT फील्ड से नहीं है तो आपको वो फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं। तो वो एक पार्ट आपको कंसिडर रखना होगा। तो यहीं पे आज हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल सकता हूँ। प्लस आपको वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी और डाउट्स लगे कि हाँ आप कुछ जानना चाहते हैं जापान के अंदर सैलरी के रिलेटेड या किसी और लाइफ के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था एंड आज की हम वीडियो यहीं पे ही हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।